मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपाणी के परिजनों से की मुलाकात कर दी सांत्वना। मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे विजय रूपाणी, ये भी कहा। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत के निर्णय का लोगों ने किया स्वागत। परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी सराहना की। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों की सुरक्षित भारत वापसी। छात्रों ने जताया आभार। सरकार ने कहा, नागरिकों की सुरक्षा है सर्वोच्च प्राथमिकता। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में योग मैराथन का हुआ आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा अभियान को सफल बनाने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपाणी के परिजनों से मुलाकात की। गौरतलब है कि हाल ही में अहमदाबाद में हुई एक विमान दुर्घटना में विजय रूपाणी सहित अन्य यात्रियों की मौत हो गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विजय रूपाणी का जीवन सादगी भरा रहा है। वे मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने बीजेपी पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री बनने का सफर तय करना उनके कौशल को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। इस दौरान उनके साथ हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद थे। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विजय जी का जो जीवन रहा है वो सादगी भरा जीवन रहा है, क्योंकि हमारे पंजाब के प्रभारी के नाते वो काम देख रहे थे और बराबर बातचीत होती रहती थी, मिलते रहते थे। पूरा सादगी भरा जीवन और एक छोटे से कार्यकर्ता से इतना बड़ा सफर तय करना। विजय जी का जो जीवन रहा है, मैं उन सब के भी परिवारजनों, उन सब दिवंगत आत्माओं को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जो दुख परिवार को और मित्रजनों को हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आगामी 15 अगस्त 2025 से निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपये का फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि इस योजना से निजी वाहन मालिकों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले से निजी वाहन चालकों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि उन्हें बार बार टोल प्लाजा पर खड़ा होना पड़ता था और उनका समय खराब होने के साथ साथ गाड़ियों के रुके रहने से होने वाले पेट्रोल और डीजल भी बर्बाद होता था। वार्षिक पास पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और लागत प्रभावी यात्रा प्रदान करने में मदद करेगा, इसलिए वे इस फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए, बहुत ही ये ऐतिहासिक फैसला किया है नितिन गडकरी जी ने। इससे निजी वाहन मालिक, क्योंकि व्यावसायिक में नहीं है, उनको तो बार बार हर टोल पे खड़ा होना पड़ता था, समय खराब होता था, तेल खराब होता था, डीजल पेट्रोल खराब होता था, उन सब से उनको राहत मिलेगी। अब ये 13,000 में एक टैग बना दिया, 200 बार आप जा सकते हो सारे राजमार्गों पर। अब कहीं पर कुछ था, कहीं पर कुछ था, अब एक ही पाथ से अब सब पर जा सकते हैं। बहुत स्वागत योग्य है, मैं स्वागत करता हूं इसका। वहीं लोगों ने भी सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे उनको काफी आर्थिक मदद मिलेगी। इस देश के लिए बहुत ही टॉप का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम है। हर वर्ग के व्यक्ति को जो है ना इसका लाभ मिलेगा सर।
बहुत अच्छी स्कीम है वो, उसका फायदा हर किसी इंसान को उठाना चाहिए जो गाड़ी रखता है और जिसका ट्रैवल ज्यादा है। बिल्कुल ये बिल्कुल फायदे की स्कीम है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग मेरे को ट्रैवल करना ज्यादा पसंद भी है और मैं बाय कार ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 42वीं बैठक कल राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर उपाध्यक्ष शामिल हुए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद थे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि देश भर में कुरुक्षेत्र की विस्तृत पहचान बने, इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। कुरुक्षेत्र का एक बड़ा धार्मिक महत्व है, ऐसे में एक भव्य आध्यात्मिक नगरी के रूप में इसके विस्तार को लेकर हमारी परिकल्पना होनी चाहिए। इसके बोर्ड में देश भर के विद्वान और प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थ स्थलों को लेकर साल में कम से कम 48 उत्सव इन गांवों में मनाने चाहिए। इनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ साथ जिन गांवों में ये तीर्थ स्थल हैं उनकी सहभागिता भी जोड़ी जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ पर धार्मिक और पर्यटन के नजरिए से हमें पर्यटकों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं करनी होंगी। बैठक के दौरान बोर्ड के पदाधिकारियों और अधिकारियों के समक्ष कुरुक्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बोर्ड की बैठक में निर्णय हुआ कि कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगे। इन बसों को 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थों के साथ कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही बैठक में बताया गया कि कुरुक्षेत्र भूमि में पहले चिन्हित 164 तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त अब 18 नए तीर्थों के सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आने वाले तीर्थयात्रियों या पर्यटकों के लिए 4 इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने के काम को 15 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सेंटर पिपली के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ज्योतिसर में रेलवे स्टेशन और केडीबी पर बनेंगे। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए संकट की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इस अभियान के तहत बड़ी तादाद में ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर नई दिल्ली लाया गया। जम्मू और कश्मीर के 90 छात्रों सहित 110 भारतीयों का पहला जत्था सुरक्षित रूप से आज नई दिल्ली पहुंचा। छात्रों ने ईरान और आर्मेनिया में भारतीय मिशनों की कड़ी निगरानी में आर्मेनिया की राजधानी तक एक चुनौतीपूर्ण सड़क यात्रा की। 18 जून को सभी छात्र बचाओ इंडिया के तहत इंडिगो की फ्लाइट में सवार हुए। ईरान से दिल्ली आए छात्रों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। भारत सरकार ने इस सफल निकासी प्रक्रिया के लिए ईरान और आर्मेनिया की सरकारों का आभार जताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में कंट्रोल रूम स्थापित किया है और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन के जरिए ईरान में रह रहे भारतीयों से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। Be relocated tomorrow. हमें पहले relocate किया गया to the Armenia, and from there within just 24 hours we were evacuated to India, and it felt like immensely grateful. We are very humbled and very grateful to the government. बहुत रेस्पेक्ट किया हमें झंडे की वजह से, एवं कि हमें एस्कॉर्ट किया गया था पुलिस ने बराबर सिटी तक, फ्रॉम बॉर्डर टू द सिटी। बहुत अच्छा लगा, एवं कि एम्बेसी ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत इंतजाम रखे थे हमारे लिए, ना ही कोई मुश्किल हुई थी ना कुछ। और हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का और एम्बेसी का और इंडिया के लोगों का भी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पलवल में आज जिले भर में योग जागरण यात्रा निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। आयुष विभाग के डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने बताया कि योगाभ्यास में योग साधकों ने योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के नारे लगाकर लोगों को नशे के प्रति सचेत और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने को विभाग के सभी योग सहायक और योग इंस्ट्रक्टर्स ने जिले के सभी गांवों में योग जागरण यात्रा निकाली ताकि सभी लोगों को योग और स्वास्थ्य के प्रति सुचेत किया जा सके। पिछले विगत एक माह से विभिन्न विभागों में हमने कॉमन योगा प्रोटोकॉल कराया। कल शुगर फैक्ट्री में कराया, उससे पहले परसों में महिला एवं बाल विकास के में सभी आंगनवाड़ी वर्करों ने योग किया है। तो कल पायलट रिहर्सल है हमारी 20 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में, और 21 को मुख्य कार्यक्रम है। इस यही देंगे कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य को लेके एक जो हमारा नारा दिया गया है कि योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, योग करें, निरोग रहें।
योग सहायकों ने बताया कि सभी व्यायाम शालाओं में योग जागरण यात्रा निकाली गई है। हर व्यक्ति प्रतिदिन योग करे और नशे से दूर रहे। योग के माध्यम से व्यक्ति बीमारियों से दूर रह सकता है। सभी पेड़ पौधे लगाए जिससे सभी को लाभ मिले और सभी स्वस्थ रहें। योग जिस तरीके से सभी के लिए भोजन जरूरी है जीने के लिए, उसी तरीके से योग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि योग से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, ना कि दवाइयों से। दवाइयों का असर तब तक रहता है जब तक हम दवाई खाते हैं। योग का असर जीवन भर रहता है, जिंदगी भर रहता है, इसलिए हमें योग से जुड़ना चाहिए। आज सभी आयुष योग सहायक गाँवों में जाकर जन जन तक योग जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। गाँवों को में लोगों को जागरूक करेंगे। आज लगभग 70 से 80 गाँवों में योग जागरण यात्रा निकाली जा रही है। लोगों से यही अपील करता हूं कि उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 स्लोगन दिए हुए हैं, योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा। मैं गाँवों के और शहर के सभी लोगों से यही अपील करता हूं कि सभी योग से जुड़ें और नशे से दूर रहें। वहीं योग मैराथन में शामिल स्थानीय लोगों और छात्रों ने कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए हमें योग से जुड़ना चाहिए। वे भी प्रतिदिन योग का अभ्यास करते हैं। योग दिवस के प्रचार के लिए मैराथन रैली निकाली गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग योग दिवस पर, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर हिस्सा ले सकें और योग के प्रति उनका रुझान हो और अपना शरीर, अपना समाज स्वस्थ रख सकें। आज हमारे यहाँ पर स्टेडियम में योगा के लिए रैली निकली थी। मैं रोज़ योगा के लिए जाता हूँ और योगा से शरीर स्वस्थ रहता है और योगा हमें रोज़ करना चाहिए। रैली के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और इससे और भी फायदे होते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज अंबाला में भी जिला प्रशासन और आयुष विभाग के सौजन्य से योग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम दर्शन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योग मैराथन में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान यात्रा में शामिल खेल विभाग में प्रशिक्षक सतपाल छापड़ा ने कहा कि योग हमें सदा ही स्वस्थ रखता है। योग को हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नियमित रूप से योग करने से हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। मैराथन का आयोजन अंबाला शहर में पुलिस लाइन में किया गया। इसमें हमारे खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों और पूरे स्टेडियम के स्टाफ ने बढ़ चढ़कर सैकड़ों की संख्या में हिस्सा लिया। उसके अलावा वहां पर मौजूद पुलिस लाइन के पुलिस अधिकारी और पुलिस स्टाफ भी पूरे सबने हिस्सा लिया उसमें, और लोगों को संदेश दिया गया कि योगा कीजिए और दौड़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखिए। ये सब संदेश दिए गए। हमारे खेल विभाग की तरफ से खिलाड़ियों को, लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़कर योगा कीजिए, उसी से हमारा स्वास्थ्य मजबूत होता है, बीमारियों से बचाव होता है। और आजकल तो पिछले कुछ दिनों से रोजाना हर कोच के प्रशिक्षण केंद्र पर योगा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मैराथन में शामिल युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में योग को एक अलग पहचान दिलवाई है। आज प्रत्येक व्यक्ति योग को अपना रहा है। शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है, लाभदायक होता है। हम सभी को योग जरूरी करना चाहिए और इससे शरीर भी हेल्दी रहता है। मैं जिम्नास्टिक का खिलाड़ी हूँ, मैं भी योगा करता हूँ। योगा से सभी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। सभी को योगा। इधर पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके में आज योग मैराथन का आयोजन किया गया। नगराधीश विश्वनाथन ने झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया और बड़ी तादाद में छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। नगराधीश ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा सरकार के चलाए जा रहे योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा के अभियान के अंतर्गत यह मैराथन करवाई गई है। उन्होंने पंचकुला वासियों से योग को अपनाने और हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। की तैयारियों के मद्देनज़र जो हरियाणा सरकार का योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा का जो कैंपेन चल रहा है, उसके तहत ही अभी योग खेल मैराथन की शुरुआत यहाँ हुई है। पंचकुला के नागरिकों और जो पंचकुला विशेषकर बच्चों ने जो जोश के साथ भागीदारी इसमें दिखाई है, उसके लिए हम सभी बहुत बहुत उनके आभारी हैं। वहीं पतंजलि के पंचकुला मंडल के प्रभारी प्रेम आहूजा ने बताया कि वे 2005 से योग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार
व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग को विश्व स्तर पर स्थापित किया गया। वहीं इस अवसर पर कई योग प्रेमियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए योग को स्वस्थ जीवन का आधार बनाते हुए सभी को रोजाना योग करने की अपील की। की काया बनती है, उसी के अंतर्गत ही मैंने योग को बनाया था। इसके थ्रू आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने विश्व भर में योग, इंटरनेशनल योग को स्थापित करने का प्रयास किया, उससे हुआ भी है। हम सारे भारतवर्ष में हर जिले में इसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और सभी का पूरा उत्साह त्योहार की तरह इसको मनाया जाता है। आज जैसे योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस का सेलिब्रेशन हमने यहाँ करी 19 जून को। आगे ज़िंदगी को अच्छा करना है तो इसके लिए बेसिकली मेरे को लगता है योगा एक बहुत अच्छा माध्यम है। आज अगर हम देखते भी हैं मोदी जी इतने एनर्जेटिक रहते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उनके पीछे भी ये देखता हूँ कि बेसिकली उनके पीछे सारा कुछ योगा का ही हाथ है, जिसके कारण वो इतना एनर्जेटिक रहते हैं। योग से सर्वप्रथम तो अनुशासन आता है, जो हमारे जीवन में अनुशासन आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, और जो कार्य हम घंटों में करते थे वो थकान भी सारा दिन नहीं होती हमें योग के द्वारा। योग का तो प्रभाव ही प्रभाव है। अगर हम आहार और योग के द्वारा अपने को स्वस्थ कर सकते हैं, आयुर्वेद के द्वारा स्वस्थ करते सकते हैं, तो हमारा जीवन ही बदल जाता है एक तरीके से। हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गठित चंडीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम छमाही बैठक आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित एक होटल में हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष आम्रपाली दास ने की। इस दौरान चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, निगमों, बोर्डों और उपक्रमों के लगभग 135 कार्यालय अध्यक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की गई और आगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श किया गया। समिति अध्यक्ष आम्रपाली दास ने अधिक से अधिक सरकारी कार्य सरल हिंदी में करने पर बल देते हुए कहा कि भाषा का प्रयोग करने से ही भाषा का विकास होता है। किसी भी भाषा की शक्ति उसके प्रयोग में ही निहित होती है। हमें अपने अपने कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का आधिकारिक प्रयोग कर इसके प्रचार प्रसार और विकास में योगदान देना चाहिए। सूत्र में पिरोने की दृष्टि से राजभाषा हिंदी का विशेष महत्व है, इसलिए कार्यालयों में इसके प्रयोग को बढ़ावा देना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। हमें प्रयास करना होगा कि धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात द्विभाषी ही जारी हो। संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशानुसार नियम 8(4) के अंतर्गत सभी कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों के व्यक्तिश आदेश यानी कि बाय नेम ऑर्डर अवश्य जारी किए जाए। हिंदी जानने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जाए। वहीं सदस्य सचिव नीना मल्होत्रा ने बैठक में बताया कि चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और निगमों के कार्मिकों के लिए इस साल भी समिति द्वारा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। समिति राजभाषा अधिकारियों के लिए सेमिनार, अनुवादकों के लिए कार्यशाला और कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी करेगी। में भी 5% की वृद्धि की गई है। डिक्टेशन, प्रशिक्षण, निरीक्षण और संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए हमें अपने अनुभागों को जो विनिर्दिष्ट करना होता है, इन सभी लक्ष्यों में इस बार के वार्षिक कार्यक्रम में 5% की वृद्धि की गई है। अतः हमें इस वित्तीय वर्ष में इन लक्ष्यों के अनुरूप ही अपने अपने कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना है। प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में भवन और अन्य सन्निर्माण के कार्य से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में एक प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर स्थापित होने वाले राज्य हेल्प डेस्क श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम किया जाएगा। इन पर श्रमिकों के पंजीकरण, विभिन्न योजनाओं के लाभ लेने हेतु सहायता, उनको जागरूक करना और भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं के निवारण संबंधी काम करने होंगे। उन्होंने कहा कि इन हेल्प डेस्क सेंटरों के माध्यम से संचालित कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों के प्रसंस्करण में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा विभाग का वर्तमान ध्यान कनेक्ट पॉइंट्स और सेवा वितरण बिंदुओं की जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देना भी है। इसलिए मंडल स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में जेंडर बजटिंग पर
राष्ट्रीय परामर्श का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक सहित तमाम अधिकारियों और हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। यह पोर्टल नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा। इस परामर्श कार्यक्रम में लगभग 45 केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और 20 राज्यों के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र, महिला एशियाई विकास बैंक और प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हुए। यह मंच विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक बजट तंत्र को मजबूत करने और केंद्र और राज्य सरकारों से नवीन प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का अवसर देगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि विकास में महिलाओं की भागीदारी बराबर की हो। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जेंडर बजटिंग को स्थानीय स्तर तक ले जाकर यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा। धीरे जुड़ रहे हैं तो कैसे हम महिलाओं को आगे रखकर उनको और उन पर काम कर सके। सिर्फ बजट बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसका हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं और उसके लिए उन्हें हैंडहोल्ड करने के लिए भी महिला बाल विकास विभाग हमेशा से तत्पर है। और निश्चित रूप से आज की इस कार्यशाला के माध्यम से हमें बहुत इससे में फ़ायदा होगा और लगातार इसको हम फिर आगे भी हैंडहोल्ड करते रहेंगे। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कल अपने चंडीगढ़ आवास पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन के विस्तृत आकलन के साथ साथ तीनों जिलों में संसाधनों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने जमीनी स्तर पर मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा की और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा की। संवेदनशीलता और जवाबदेही के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ, उत्तरदायी और रोग केंद्रित हों, खासकर वंचित और दूर दराज की आबादी के लिए आसानी से मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रत्येक नागरिक की भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक सुविधा कुशलतापूर्वक काम करे और प्रत्येक योजना अपने इच्छित लाभार्थी तक पहुंचे। प्रदेश में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। अभी भी अधिकांश क्षेत्रों में घने बादल देखे जा रहे हैं। मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देते हुए हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने बताया कि 20 तारीख से हरियाणा के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बन रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से प्री मानसून की हवाएं प्रदेश में दाखिल होंगी, जिससे 21 से 23 जून तक बारिश होगी। वहीं मानसून मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। हरियाणा में जून के आखिरी सप्ताह में मानसून दस्तक दे सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पहले ही मानसून के औसत से ज्यादा रहने की संभावना जता चुका है। अब जिस गति से मानसून आगे बढ़ रहा है उससे हरियाणा में अच्छी बारिश की उम्मीद लगाई जा सकती है। इन दिनों अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर आ गया और नमी की मात्रा 80% तक जा पहुंची है। अभी तक जो बारिश हुई वह फसलों के लिए लाभदायक रही और आगामी दिनों में होने वाली बारिश से भी फसलों को लाभ ही होगा। जिन क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं हुई है वहां अगले 2-3 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है और वे किसान अपनी धान की रोपाई कर सकते हैं। तो हरियाणा में उम्मीद है कि हम लास्ट वीक ऑफ जून इसमें मानसून आने की भी संभावना बन रही है, जिस हिसाब से उसकी गति बढ़ रही है। अब जो बारिश हुई थी वो भी फसलों के लिए लाभदायक है। आने वाली फसल जो बारिश होगी वो सभी फसलों के लिए लाभदायक होगी। बिजाई में जो हमारी करीब की बिजाई है उस बिजाई में ये फायदेमंद होगी और धान की रोपाई में भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि पानी की डिमांड ज़्यादा होती है। तो बारिश यदि ज़मीन में बारिश आती है तो वो फसलों के लिए, सभी फसलों के लिए लाभदायक रहेगी। अभी जो तापमान, जब बारिश 2 दिन पहले हुई थी तब तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक भी आ गया था। अब दोबारा भी 34 डिग्री के आसपास चल रहा है तापमान। और बारिश के बाद में नमी, क्योंकि जब बारिश होती है तो नमी ज़्यादा होती है, तो 90 से 100% तक भी नमी आई थी, परंतु अभी 80% के आसपास नमी है वातावरण में और आगे बारिश की और संभावना होगी तो अच्छी नमी वातावरण में बढ़ेगी। डिजिटल गवर्नेंस भाजपा सरकार का एक अहम मुद्दा है। इसी कड़ी को सशक्त करते हुए प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व और आपदा विभाग की 31 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। अब इन सर्विसेज को और भी प्रभावी बनाया जाएगा। निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि विभाग को यह सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन सेवाएं हर व्यक्ति की पहुंच में हों और इसके प्रबंधन में कोई त्रुटि न आए। वे कल सिविल सचिवालय में विभाग की IT एक्टिविटी को लेकर
आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सेवाओं की लगातार मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। विभाग द्वारा आमजनों द्वारा दर्ज की गई समस्याओं की त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी को सुगमता से सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में लोगों को दिक्कत न आए और इसके पोर्टल को और भी ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रॉपर्टी आईडी से जुड़े विषयों की स्वयं मॉनिटरिंग करें और साप्ताहिक समीक्षा बैठक भी जरूर लें। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाए और टैक्स ना भरने वाले लोगों को भी टैक्स भरने के लिए जागरूक किया जाए। छठी राष्ट्रीय जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता आज रोहतक में शुरू हो गई। राजीव गांधी खेल परिसर स्थित राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी में इस प्रतियोगिता में अंडर 17 वर्ग में देश भर के सभी राज्यों के खिलाड़ी विभिन्न भार वर्ग में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद धर्मवीर सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा मुक्केबाजी संघ की ओर से किया गया है। यह प्रतियोगिता 25 जून तक चलेगी। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने मुक्केबाजों की हौसला अफजाई करते हुए खुशी जताई कि इस प्रतियोगिता में देश के हर राज्य से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत के लिए मुक्केबाजी नया खेल है, इसके बावजूद भारतीय मुक्केबाज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर देखना है तो चाहे बाहर से बहुत प्रदेशों से, हर प्रदेश से बच्चा आया है और मैं माननीय मेजर सतपाल जी को बहुत बधाई देता हूँ। इतना बढ़िया आयोजन और जिस प्रकार की शुरुआत है, अभी तक सिर्फ 4 साल हुए इनको इस एसोसिएशन को देखते हुए, और मैं दावे से कह सकता हूँ जिस प्रकार ये गेम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, हम एक दिन न एक दिन ओलंपिक में भी छा जाएंगे। देखिए एजुकेशन, हेल्थ, दूसरा काम अलग चीज, और हम सारा काम करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। और जो बच्चा हेल्थ के तौर पर सही होगा वही एजुकेशन में भी आगे जाएगा, वही दूसरे कामों में भी जाएगा। वहीं पूर्व ओलंपियन अखिल कुमार ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने से मुक्केबाजों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। युवाओं को अपना लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करनी चाहिए। रोहतक की तर्ज पर भिवानी में भी राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता स्थापित होनी चाहिए। हरियाणा मुक्केबाजी संघ के प्रशासनिक निदेशक ओमबेर हुड्डा ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय शिविर के लिए मुक्केबाजों का चयन किया जाएगा, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। जितने प्रतियोगिता में प्रतिभागी भाग लेंगे उतना ही खेल उन्नत होगा, और मुझे उम्मीद है यहीं से आने वाले स्टार निकलेंगे। और जिस तरीके से पहले बॉक्सिंग ने इम्प्रूवमेंट की थी, आगे फिर से इम्प्रूवमेंट करेगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में अच्छे बॉक्सर और आएंगे और ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। सरकार भी हेल्प कर रही है, फेडरेशन भी काम कर रही है, और जिस तरीके से कोचेज, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हर कोई एक ही लक्ष्य लेके चल रहा है कि ओलंपिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेडल। इसमें लगभग आप बात करें तो 700 के आसपास बच्चे और बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें बच्चों का रहना खाना सभी व्यवस्थाएं हरियाणा बॉक्सिंग संघ ने बड़े अच्छे से की है। मेजर सत्यपाल सिंधु जी की अगुवाई में हम इसको और भी अच्छा करने की ट्राई कर रहे हैं, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें और ताकि बच्चे अच्छे से खेल के अपना 100% दे पाए। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता तक फोटो युक्त पहचान पत्र 15 दिनों के अंदर अंदर पहुंचाने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। उन्होंने बताया कि मतदाता के नए पंजीकरण, वर्तमान मतदाता के रूप में किसी प्रकार का बदलाव आदि में संशोधन करने के बाद यह सेवा उपलब्ध होगी। इसके लिए डाक विभाग के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र मतदाता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नए सिस्टम के तहत हर स्टेज पर समय की सही ट्रैकिंग होगी और हर स्टेज पर मतदाता को उसके मोबाइल फ़ोन पर SMS के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इससे सेवा और वितरण में सुधार होगा और डेटा भी सुरक्षित रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग की मतदाताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। उल्लेखनीय है कि पिछले 4 महीनों में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने मतदाताओं और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए कई नई पहल की हैं। भूमि संसाधन विभाग के केंद्रीय सचिव मनोज जोशी ने भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण में हरियाणा की प्रगतिशील पहलों की प्रशंसा की। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य को इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए परियोजना विशेष वित्त पोषण प्राप्त हो सकता है, जिससे हरसेक द्वारा शुरू की गई तथिमा अपडेशन प्रोजेक्ट जैसी पहलों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूती मिलने की उम्मीद है, जो भूमि
पार्सल के विस्तृत स्केचिंग और मानचित्रण पर केंद्रित है और यह पारदर्शी और सटीक भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कल चंडीगढ़ में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नक्शा पंजीकरण, महानिरीक्षक प्रणाली और पूंजी प्रोत्साहन योजनाओं सहित प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बैठक में बताया कि हरियाणा सरकार भूमि प्रशासन को बदलने में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट और मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम प्रोजेक्ट जैसी महत्वाकांक्षी पहलों के माध्यम से राज्य का लक्ष्य प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के व्यवधानों से आवश्यक भूमि डेटा की सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से ग्रामीण और शहरी भूमि प्रबंधन प्रणालियों में अभूतपूर्व स्पष्टता, पारदर्शिता और दक्षता आने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।